हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे उन 5 ब्लंडर मिस्टेक्स के बारे में, 5 गलतियों के बारे में जो हस्बैंड पक्ष करता है मेंटेनेंस के केस में। जब भी मैट्रिमोनियल विवाद होगा, वाइफ नाराज होकर आपका घर छोड़ के चली जाएंगी, ऐसी कंडीशन में कुछ दिनों तक तो आपके ऊपर मेंटेनेंस वगैरह का केस नहीं करती हैं, लेकिन लेटर ऑन जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाती है और उनके मायके वाले उनका सपोर्ट करने को तैयार नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन में वो आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करती हैं। तो इसमें 5 ब्लंडर मिस्टेक जो हस्बैंड्स जर्नली करते हैं वो उनको बहुत भारी पड़ जाती है। तो वो मिस्टेक्स कौन कौन सी और उनमें क्या करना चाहिए आपको आज मैं ये डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर आप मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी गलती मेंटेनेंस केस में लड़का जर्नली ये करता है कि वो अपने माँ बाप से ऊपर माँ बाप के द्वारा अपने ऊपर मेंटेनेंस का केस करा लेता है। देखिए, कोर्ट में एकदम प्रैक्टिकलिटी यही है कि जज साहब को अच्छी तरीके से पता होता है कि आपकी वाइफ के साथ मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा है। आप उस मेंटेनेंस को कम करने के लिए अपने माँ बाप से अपने ऊपर मेंटेनेंस कराते हैं। इसलिए कराते हैं ताकि आप उसमें लाइबिलिटी अपनी दिखा सको और अपने वाइफ को कम से कम आपको मेंटेनेंस देना पड़े। क्योंकि कोर्ट भी जानती है प्रैक्टिकली बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है जब माता पिता अपने बच्चे के ऊपर मेंटेनेंस का केस करते हो। इसलिए लीगली आप सही हो लेकिन लॉजिकली प्रैक्टिकली आप गलत हो। इसलिए मेंटेनेंस का केस अपने फादर या मदर के बिहाफ पे अपनी लाइबिलिटी को शो करने के लिए बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपकी इमेज कोर्ट में ख़राब होती है। और कहीं ना कहीं जब आपकी वाइफ आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करेंगी और आप कोर्ट को बताएंगी कि देखो इसका कैरेक्टर असैसिनेटेड है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसके पेरेंट्स ने इसके अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस कर रखा है, और वो एज एन एविडेंस उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या हो गई, लोग ये सोचते हैं कि वो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी से खुद को बेदखल करा लेंगे तो उससे उनको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। देखिए, आपके माता पिता की प्रॉपर्टी में आपकी वाइफ तो वैसे ही हिस्सा नहीं ले सकती हैं, तो बेदखली से कोई लेना देना नहीं। आपकी वाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा, ना कि माता पिता को देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का रोल मेंटेनेंस को देने में कुछ भी नहीं है। बस इतना सा है कि जो भी आपकी सैलरी होती है, सैलरी के बेसिस, मंथली इनकम के बेसिस पर मेंटेनेंस डिसाइड होता है। हाँ, प्रॉपर्टी का रोल कभी तब आता है जब प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो और कोर्ट देखती है कि हाँ बंदे का स्टेटस है, ही इज़ हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर देखती है। लेकिन मेंटेनेंस मंथली इनकम और मंथली सैलरी के बेसिस पर लगाया जाता है। ठीक है। तीसरी चीज़, जो रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट होता है, हस्बैंड पक्ष उसमें क्या करता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखता है अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़ को सारा का सारा बढ़ा चढ़ा के या एक्स्ट्रावेगेंट मैनर में उसको लिखता है। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसको एक मुश्त लिखिए कि मेरा लेट से आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, मेरा खर्चा 50,000 रुपये या 25,000 रुपये, उसको अप्रोप्रिएट तरीके से लिखिए। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मान लीजिए उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख देते हो, दुनिया भर की लाइबिलिटीज़ दिखा देते हो, तो कोर्ट जो है ये कह सकती है जब अकेले का इसका एक आदमी का इतना ज़्यादा खर्चा है तो इसकी वाइफ का, क्योंकि इसके साथ रह रही थी और उसको एक बच्चा भी अगर है तो उसका इसी लेवल पर स्टेटस बन गया होगा और ये खर्चा उसका हो सकता है, इसी लेवल पे उसका भी खर्चा हो सकता है। तो हैवी मेंटेनेंस के जाल में वहाँ पर भी आप फंस सकते हो। उसके बाद जो आप चौथी सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जब आप ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं उसको सही से नहीं करते हैं। कि जैसे मतलब आपको मान लो अपनी वाइफ की एडल्ट्री दिखानी है, उसको अप्रोप्रिएट मैनर में नहीं दिखा रहे हैं, उसकी सैलरी स्लिप के बारे में डिटेल में नहीं दे रहे हैं, एजुकेशन की क्वालिफिकेशन क्या है उसकी वो अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं दे रहे और बिना पढ़े साइन करके जमा कर दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हो, क्योंकि मेंटेनेंस से बचाता है ऑब्जेक्ट। आप जो करते हो, जो आपका ऑब्जेक्शन है, वो बहुत बड़ा रोल आपके मेंटेनेंस में प्ले करता है। इसलिए इसको अप्रोप्रिएटली फाइल करें, सही से फाइल करें, पूरी डिटेल्ड मैनर में फाइल करें। और आर्ग्यूमेंट्स अगली स्टेज आती है। जो सबसे बड़ी चीज़, पांचवी गलती क्या होती है, आर्ग्यूमेंट्स में होती है। आर्ग्यूमेंट्स देखिए, आप कई बार लोग वर्बली करते हैं और कई बार रिटर्न करते हैं। 2 तरीके से आप कर सकते हो, या तो ओरल या तो रिटर्न। तो ओरल आर्ग्यूमेंट में कोई भी व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग जब भी आर्ग्यूमेंट करने जा रहे हैं, रिटर्न आर्ग्यूमेंट करें। रिटर्न आर्ग्यूमेंट सबमिट करने से ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप ऊपर वाली कोर्ट में जाएंगे, अपर कोर्ट्स में जाएंगे,
तो आपकी सारी की सारी बातें जो भी आपने आर्ग्यूमेंट्स किए हुए रिटर्न फॉर्म में वो ऑन रिकॉर्ड रहेंगे, सब कुछ लिखित रहेगा A to Z आपने क्या कह रखा हुआ है। फिर उस चीज़ को लेके आप ऊपर की कोर्ट में जाके अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर होता है तो उसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई है, पसंद आई है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद अब आप ये गलती नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर आप मुझसे एनी टाइम मिल सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।